Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture number 4 गणपति की जय जयकार of the lecture of the topic called Structure of Atom for class 9th. क्लास 9th के Structure of Atom के 3 लेक्चर्स YouTube पर अवेलेबल हैं. चौथे लेक्चर में हम स्टार्ट करने से पहले तीसरे लेक्चर का एंड करेंगे. तीसरे लेक्चर के एंड में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बताया था. तो रदरफोर्ड के जो ये पोस्टुलेट्स हैं, आप मुझे पॉज करो जब मेरा ये पांचों पॉइंट समझा दूं आपको, तो उसके बाद आप ये पांचों के पांचों पॉइंट्स लिखोगे. ये वो पॉइंट्स हैं जो रदरफोर्ड ने दिए थे. इनमें से सही क्या है गलत क्या है वो भी बताऊंगा, बट ये वो पॉइंट्स हैं जो रदरफोर्ड साहब ने दिए थे अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के. और काफी हद तक ये पॉइंट सही हैं, काफी हद तक, बट एब्सोल्युटली सही नहीं है. भाई तू सही तो है बट तू पूरी तरह सही नहीं है. तो पहली बात रदरफोर्ड साहब ने बोला था एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, जो सेंटर में होती है, जिसके अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, बट क्योंकि उनके साथ प्रोटॉन मिले हुए होते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. तो न्यूक्लियस के ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही सारा मास होता है. मास बोले तो मास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होता है. इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है. तो जितना भी एटम का मास है वो न्यूक्लियस में है. एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियस में है. मैं इतना पेज को नहीं खराब करना चाहता, फिर भी मेरा काम है समझाना. जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्मॉल हैवी डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में है, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस. जय माता दी. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. परफेक्टली राइट. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड. ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, बहुत तेज स्पीड पे है. एंड दीज सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. यहां गलती कर गए रदरफोर्ड साहब. इनको ऑर्बिट्स नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं मैं अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, 2-3 मिनट बाद. यहां पर थोड़ी वो गलती कर गए, मगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत तेज स्पीड पे घूम रहे हैं. अगर आपने लास्ट लेक्चर पूरा सुना है तो उसमें वो मौत के कुएं के अंदर जैसे गाड़ी घूम रही होती है, वो एक कुआं होता है जिसमें गाड़ी या बाइक बहुत तेज स्पीड पे घूम रही होती है, इसीलिए नीचे नहीं गिरती. ये बात बिल्कुल सही है. न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत तेज स्पीड पे, ये बात बिल्कुल सही है. इतनी तेज स्पीड पे घूम रहे हैं तभी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. मगर यहां पर एक हल्का सा लोचा है, हल्का सा लोचा है. आप पापा से बाइक तो मांग लेते हो, आपके पापा बाइक दिलवाने से मना क्यों करते हैं? इसका एक रीजन नहीं होता, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं. इसका एक रीजन ये भी होता है कि आपको चोट ना लग जाए, आपको कुछ हो ना जाए, आपको वो ना लग जाए, वो बात अलग है. बट एक और बात, बाइक एक पावर है, ये आपका शरीर है. जब आप अपने शरीर को बाइक पे रखते हो तो वो बाइक भी उस शरीर का हिस्सा बन जाती है. तो आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है. विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या आप उतने रिस्पॉन्सिबल हो कि उस बाइक को चला सको, उस पावर को मेंटेन कर सको? अगर वो बाइक आपने किसी ऊपर चढ़ा दी तो इट्स नॉट कि आपको चोट लगेगी, आपको तो लगेगी लगेगी, उस इंसान को भी लगेगी जिससे आप टकराओगे, या उस चीज को भी लगेगी जिसका आप डैमेज पहुंचाओगे. तो आर यू रिस्पॉन्सिबल इनफ टू ड्राइव दैट व्हीकल? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लीगल एज 18 साल की दी हुई है. बट पेरेंट्स आपकी मेंटल एज भी तो देखते हैं, पेरेंट्स आपकी अप्रोच भी तो देखते हैं कि क्या आप उतने रिस्पॉन्सिबल हो. टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं. बाइक दिलवा दी, बाइक में पेट्रोल भी तो डलवाना है भाई. बाइक तो दिलवा देंगे, आप पापा को पता है मैंने 50,000 60,000 1 लाख रुपए की बाइक दिलवा दी, बट उसके बाद अब ये पेट्रोल के लिए जिंदगी भर का एक खर्चा पाल लिया. तो वो हमेशा चाहते हैं पहले अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि बाइक चलो मैं दिलवा दूंगा, कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो खुद उठा लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. आपका घर बड़ा हो छोटा हो वो बड़ी बात नहीं है, बट आपके घर में सालों साल राशन टाइम पे आ रहा है, ये बड़ी बात है. ये काम करता है घर का हीरो. तो यहीं पे बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स तेज स्पीड पे घूम तो रहे हैं, बट रदरफोर्ड साहब को एक बात नहीं समझा पाए कि भाई अगर इतनी तेज स्पीड पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स. अब इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स, तो जब कोई भी चीज किसी के चारों तरफ घूमेगी तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगी. रिलीज करेगी मतलब आप समझो ना, मैंने आपको पार्क के 5 चक्कर काटने को बोल दिया, मैंने कहा ये रहा पार्क, इसके 5 चक्कर काटो. तो 5 चक्कर काटने के बाद आपका एनर्जी लेवल वही रहेगा? नहीं, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा. मतलब जब आप भाग रहे थे तो आपकी एनर्जी रेडिएट हो रही थी, आपकी बॉडी से एनर्जी निकल रही थी. यहां पर रदरफोर्ड साहब फंस गए. उन्होंने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन तेज स्पीड पे घूम रहे हैं, बट अगर वो तेज स्पीड पे घूम रहे हैं
तो कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी खत्म होगी, ये बात पकड़ी गई उनकी। ये जो सेकंड पॉइंट था, यहां पर ही वॉज पकड़े गए। थर्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, मेरे मुंह से गलत निकला है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स द एटम टुगेदर। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि एक एटम बिल्कुल उस तरीके से होल्ड पर है। अगला, an atom is electrically neutral, absolutely perfect, because the number of protons and electrons in it are equal. जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं 4-5 बार लेक्चर में बता चुका हूं। एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। अगर आप एम्प्टी स्पेस की बात करोगे तो ये सारी स्पेस जो है एक एटम के अंदर, जो मैं कलर कर रहा हूं, इज एम्प्टी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बस हल्के से वो यहां फंस गए। यहां पर आती हैं रदरफोर्ड साहब की ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ड्रॉबैक ये है कि रदरफोर्ड साहब एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। जब से ये विश्व, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ है, जो भी तुम सोच सकते हो, जो भी चीज है इस दुनिया की, वो एटम की बनी हुई है। आज से अरबों करोड़ों खरबों साल पहले की बनी हुई है, एटम की बनी हुई है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स आर करोड़ों साल पुराने, और आज तक एटम जिंदा है, एटम कभी खत्म भी नहीं होता। तो एटम इतने सालों से है और वैसे का वैसा ही है, और रिएक्ट भी कर जाता है किसी के साथ, वापस भी फ्री हो जाता है, बट वैसे का वैसा ही है। उसके अंदर ऐसा क्या खास है कि वो स्टेबल है? ये बताओ। स्टेबल बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ये कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी के चारों तरफ घूमेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी, उसकी बॉडी से एनर्जी निकलेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम भी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी रिलीज हो रही है। और क्योंकि उनकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो धीरे धीरे वो थकना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे वो थकना शुरू करेंगे, उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। जैसे उनकी स्पीड कम होगी, धीरे 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 करके वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर आकर खत्म हो जाएंगे, उसके अंदर आके खत्म हो जाएंगे, एंड एटम विल कोलैप्स। हमने बोला रदरफोर्ड साहब, आपका एटम बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप ये बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, हम कह रहे हैं ये भी सही है। बट अगर कोई किसी चीज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, बात वही पेट्रोल की आ रही है, तो कभी ना कभी तो पेट्रोल खत्म होगा। जैसे ही पेट्रोल खत्म होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी, एंड एटम विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल फॉल इनटू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड एटम विल कोलैप्स। बट एटम कोलैप्स नहीं करता, एटम तो स्टेबल रहता है। आप बताओ, एटम इलेक्ट्रॉन इतना पेट्रोल कहां से लाता है? यहां पर नील बोहर साहब, यहां पर रदरफोर्ड साहब इस बात का जवाब नहीं दे पाए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेक श्योर कि आप ये दोनों पेजेस, पेज नंबर 1 भी और पेज नंबर 2 भी, वर्ड टू वर्ड लिखना। एग्जाम में लिखने पे मार्क्स मिलते हैं, सोचने पे मार्क्स नहीं मिलते, ये बात याद रख लेना। तुम्हें जितना मर्जी अच्छी साइंस आती हो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जब तक आप आंसर लिख कर नहीं आओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहां पर आए नील बोहर साहब, स्पेलिंग देख लो, NEIL। नील बोहर साहब जब आए, उन्होंने एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो कराने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा एनर्जी शेल्स के बारे में। आपको पता है, दिस इज योर सन, माय वेरी एजुकेटेड, माय बोले तो मर्क्यूरी, वी बोले तो, वेरी बोले तो वीनस, एजुकेटेड बोले तो अर्थ। ये प्लैनेट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अब इतना बड़ा प्लैनेट, इतनी बड़ी धरती, और सारे प्लैनेट्स और धरती से भी बड़ा जुपिटर, सैटर्न, ये सब सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। और क्योंकि ये सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो भैया ये भी तो कभी कभी थक जाते होंगे, कभी तो इनकी भी एनर्जी खत्म हो जाती होगी।
तो ये रुक क्यों नहीं जाते? और अगर धरती रुक गई तो जिंदगी रुक जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स सब खत्म हो जाएगा। अगर अर्थ ने रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों स्टॉप कर दिया, दोनों में से कोई एक चीज भी स्टॉप कर दी, तो इनके पास एनर्जी कहां से आती है? अर्थ के चारों तरफ लगातार मून रिवॉल्व करता है और बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, इनकी एनर्जी कहां से आती है? तो अब आपको एक बात बताते हैं, एक होती है एनर्जी शेल। Every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the square, which is directly proportional to the product of their masses. तो ये जो है, अर्थ और मून और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक एनर्जी शेल बन जाती है। इस एनर्जी शेल में जब अर्थ प्लेस्ड है, ये एनर्जी शेल घूमे जा रही है। ये एनर्जी शेल क्या करे जा रही है? घूमे जा रही है। और क्योंकि इस पर अर्थ पड़ी हुई है, तो अर्थ भी इसी के ऊपर है और घूमे जा रही है, ना इससे आगे आ रही है ना इससे पीछे आ रही है। एक फिक्स ऑर्बिट को बोलते हैं एनर्जी शेल, कि सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी अट्रैक्शन बन गई है जिसकी वजह से वो उसके चारों तरफ घूमती जा रही है। जब आप 11th-12th में जाओगे तो आपको ये भी समझाया जाएगा, सैटेलाइट्स को भी जब स्पेस में भेजते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को जब स्पेस में भेजते हैं, तो अर्थ से उनको भेजा जाता है। भेजने के लिए पेट्रोल लगता है, बिल्कुल लगता है, और एक ऐसी हाइट पे ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो एनर्जी शेल में पड़ जाते हैं और फिर वो अपने अर्थ के प्लैनेट के चारों तरफ घूमते रहते हैं, विदाउट एनी फ्यूल कॉस्ट। घूमते जा रहे हैं। हाँ, जब वापस लाना होता है तो वापस लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उनको कि वापस आ जाओ। वैसे ही रदरफोर्ड साहब जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो नील बोहर साहब ने एक्सप्लेन करी। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। बट जो एनर्जी है, ये जो गोल वाला मैंने ब्लू बनाया है, दीज आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स। ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जिसमें पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स इस स्पीड से घूम रहे हैं कि ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं, उस पर पड़े हैं। जैसे कभी आप एयरपोर्ट पे जाओ तो आपका बैग आता है, बैग चलता हुआ आता है, बैग नहीं चल रहा, बैग एक पट्टी के ऊपर चलता हुआ आता है, उस पट्टी को बोलते हैं एनर्जी शेल। बैग की एनर्जी यूज नहीं हो रही, उस पट्टी की एनर्जी यूज हो रही है। ये बात याद रख लेना। यही बात नील बोहर साहब ने बोली, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ध्यान दीजिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in only certain orbits। ऐसा नहीं कि कहीं भी, एक फिक्स डिस्टेंस पे, कॉल्ड एनर्जी शेल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल्स। एंड ईच ऑर्बिट हैविंग अ डिफरेंट रेडियस। बोले तो ये एक और ऑर्बिट है, ये एक और ऑर्बिट है। अंदर से बाहर जाते हुए पहली शेल को बोलते हैं के शेल, एनर्जी शेल। सेकेंड शेल को बोलते हैं एल शेल। थर्ड शेल को बोलते हैं एम शेल। ऐसे हैं, और हर शेल का रेडियस भी अलग है, हर शेल की स्पीड भी अलग है। ये बात याद रख लेना। आगे, द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस ऑर्बिट्स क्लोज द न्यूक्लियस हैव लो एनर्जी। इनकी लेस एनर्जी होती है और इनके अंदर मोर एनर्जी होती है। बाहर वाली एनर्जी शेल्स में ज्यादा एनर्जी होती है, अंदर वाली एनर्जी शेल्स में कम एनर्जी होती है। ये बात याद रख लेना। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ध्यान से देख लेना, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो वो आराम से बैठा है,
आप जब बस में बैठते हो आप पैसे देके बैठते हो, बट आप थकते नहीं हो, आपकी एनर्जी नहीं जा रही, आप बस के ऊपर बैठे हो, बस की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, और बढ़िया वर्ड क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी शेल, ये लिखना जरूर, पर्टिकुलर एनर्जी शेल, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ये हिंदी में भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं जा रही, इट इज द एनर्जी ऑफ द एनर्जी शेल, ये बात याद रख लेना। वाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्टेन परमिशेबल ऑर्बिट्स, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा, एनर्जी लूज हो रही है, शेल्स की भी लूज नहीं हो रही, शेल्स की भी एक फिक्स एनर्जी है। जो ये शेल है इसकी यही स्पीड रहेगी और ये घूमती रहेगी, जो ये वाली शेल है इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी और ये यहाँ इधर घूम रही होगी। जो ये शेल है इसका एनर्जी लेवल अलग है, जो इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेल के हिसाब से घूमेगा। ये सेकंड पॉइंट बोला था हमारे नील बोहर साहब ने। नील बोहर साहब ने जो तीसरा पॉइंट दिया, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अब रदरफोर्ड वाली बातों को इन्होंने खुद बना लिया, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड in a small center of the atom, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। सारा मास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी हम बता चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं हाथ के हाथ लिख रहा हूं, आप भी लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व rapidly round the nucleus in fixed circular paths called orbits, और ऑर्बिट्स भी नहीं बोलेंगे, called energy shells, और सिर्फ शेल्स भी बोल सकते हैं, ये याद रख लेना। एनर्जी शेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज, अंदर से बाहर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और पहले वाले को K, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M, चौथे वाले को N, पांचवें वाले को O शेल बोल सकते हैं। और अब जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बताई, देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which an energy shell can hold। इस बात को ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि पहले वाले ऑर्बिट में जितने मर्जी आ जाएं, के शेल की एक लिमिट है, एल शेल की भी एक लिमिट है, एम शेल की भी एक लिमिट है, हर शेल की एक लिमिट है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये लिमिट अभी बता रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लेना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ पर्टिकुलर शेल कैन होल्ड is given by 2n square, where n is the number of shell। आराम से सांस ले लो, पहली शेल को K शेल बोलते हैं, दूसरी शेल को L शेल बोलते हैं, तीसरी को M, चौथी को N, इस लेवल पे चलना। अभी उन्होंने 4 तक बोला है तो आप 4 तक ही लेके चलना, जो ये मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये 11th 12th में जाकर ये भी गलत साबित हो जाएगा, ये टोटली गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। जैसे कि फॉर के शेल,
के शेल जो है वो पहली शेल है, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n² वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2 इंटू पहली शेल है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दोबारा बता देता हूं, अगर साथ चलते हो तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस, उसके बाहर जो पहली शेल है इसको बोलते हैं के शेल, और इसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं, होंगे नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरे बात को समझना, आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, होंगे कितने वो बात की बात है। कई बार 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कई बार 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, ऐसा भी होगा जो आप पढ़ोगे। तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2n²। यहीं पे अब दूसरी शेल आ जाती है, दिस इज कॉल्ड एल शेल। एल शेल बोले तो सेकेंड शेल, n इज इक्वल्स टू 2 वाली, ऊपर वाली n इज इक्वल्स टू 1 वाली। तो एल शेल में अगर 2 इंटू 2² का फॉर्मूला लगाएं तो 2 इंटू 4, तो टोटल आ गया 8। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर एक कंडीशन है। मैंने डायग्राम गलत बना दिया, मैंने के शेल में ही और डाल दिए, ये मेरे से वो हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पहली शेल थी के शेल, दिस इज, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो दूसरी शेल है वो एल शेल है, इसमें 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे बच्चों 8 तब आएंगे जब के शेल में 2 आ चुके होंगे, अंदर से बाहर तक शेल्स भरती हैं। अगर के भरी हुई नहीं है तो एल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ये बात याद रख लेना। और एल में जब आएंगे तो 8 तक आ सकते हैं, उसके बाद आपको अपनी एक और शेल बनानी पड़ेगी या तीसरी शेल में जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एम शेल। एम शेल बोले तो तीसरी शेल, तो तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इंटू 9 इज 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे के एल एम एन शेल जो होगी उसके अंदर एन शेल बोले तो एन शेल हो गई, एन इज इक्वल टू चौथी, उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये बात ध्यान से समझ लेना। आएंगे कितने वो नहीं, मैक्सिमम लिमिट, एक 2 व्हीलर की मैक्सिमम लिमिट 2 लोगों की होती है, चलाने के लिए एक भी काफी होता है। एक कार की मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 4 लोगों की होती है या 5 की होती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार। और लास्ट पॉइंट जो बोहर साहब ने दिया, देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, देयर इज नो चेंज in energy of electrons as long as they keep on revolving in same energy shell। हर शेल की एक पर्टिकुलर स्पीड है जो वही रहेगी, ना कभी बढ़ेगी ना कभी कम होगी, भले जितनी मर्जी टाइम इलेक्ट्रॉन उसमें रह ले। अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी चेंज करनी है तो उसको शेल बदलनी पड़ेगी। शेल अपनी एनर्जी ना कभी कम करेगा ना कभी ज्यादा करेगा। द चेंज इन एनर्जी ओनली टेक्स प्लेस व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन लेवल टू सम अदर लेवल। अगर इसको अपनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बढ़ानी है तो इसको शेल जंप करनी पड़ेगी और वहां वाले को अंदर आना पड़ेगा, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम गिवन बाय नील बोहर। बिफोर आई लीव दिस टॉपिक, मैं चाहूं इस लेक्चर को खत्म करने, ये नील बोहर साहब का पहला पॉइंट, ये नील बोहर साहब का दूसरा पॉइंट, ये नील बोहर साहब का तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और मेरे प्यारे बच्चों ये छठा पॉइंट। ये 6 के 6 पॉइंट्स इज्जत से प्यार से लिख लो। अब अगर हम बात करें तो एक एटम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो दिया गया था वो नील बोहर साहब ने दिया गया था, और नील बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम को हम लोग फॉलो करते हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं।
फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. खुश रहो. जय माता दी. और औरों को भी खुश रहने दो. थैंक यू.